क्लास 10th हम लोग लेसन 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर, यू कैन सी अ पिक्चर द डॉन ऑफ द सेंचुरी। इसमें एक गॉडेस दिखाई दे रही हैं एंड शी इज़ पर्च्ड ऑन अ व्हील विथ विंग्स और शी इज़ होल्डिंग अ फ्लैग इन हर हैंड। और इसके पीछे जो हैं बहुत से साइंस ऑफ प्रोग्रेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे रेलवे, कैमरा, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री, मशीन्स। एंड शी इज़ स्टेपिंग इनटू विथ ऑल दीज न्यू डेवलपमेंट्स, शी इज़ स्टेपिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड। तो कौन सा वर्ल्ड है ये? ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है ये। नेक्स्ट पेज we can see and this picture was drawn by E.T. Paul. Next page we can see there is a picture scene with Aladdin and a modern mechanic. Aladdin depicts East, और जहाँ अभी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई, बस वो एक मैजिक लैम्प हाथ में लिए हुए है, पर मैजिक लैम्प से कुछ भी नहीं होता है। और दूसरे में ये पिक्चर में हमको दिख रहा है एक मॉडर्न मैकेनिक है, ठीक है। तो मॉडर्न मैकेनिक वेस्ट और मॉडर्निटी को दिखाता है। देन यहाँ पे हम लोगों को बहुत से क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं जिसका आंसर हम लोग आगे हमको पूरे लेसन में मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले विच वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन? सो ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन। उसके बाद कौन सा था इंडस्ट्रियल नेशन? देन इंडिया। उसके बाद इंडस्ट्रियल नेशन इंडिया हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज तो नहीं उतनी ज़्यादा खोली थी, बट वी लर्नड फ्रॉम ब्रिटिश। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कमिंग अप। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज आने से पहले की बात है ये। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं? जब बिगिनिंग हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उद्योगों को लगने की जब शुरुआत हुई थी। तो इवन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रीज जब इंग्लैंड में डॉट करने लगी मतलब जगह जगह इंडस्ट्रीज लगने लगी, उसके पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था यूरोप में। लेकिन कैसे होता था? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए होता था। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन होता था वो अलग अलग यूनिट्स में होता था, और फिर सब जहाँ अलग अलग यूनिट से एक जगह लाया जाता था, और फिर फिनिश होता था गुड, और फिर जाता था आगे, ठीक है। तो here is a question coming up, what is the difference between proto industrialization and factory industrialization? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि अलग अलग यूनिट्स में काम होता था और उसके बाद एक जगह इकट्ठा होता था। लेकिन फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ? एक छत के नीचे सारा काम आ गया। देन in this paragraph we'll see a very important question. सबसे पहले ये समझ लो कि जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो टाउन्स में ना रहकर अब कंट्री साइड में जाने लगे। कंट्री साइड मतलब हुआ गांव की तरफ जाने लगे, और क्या करने लगे? जो पेजेंट्स और आर्टिसंस थे उनको पैसे देने लगे, एडवांसेस देने लगे, और उनको पर्सुएड करने लगे, उनको समझाने बुझाने लगे कि तुम लोग अब इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करो। अब क्या हुआ था? ये वो समय था जब जो फार्मर्स थे वो पुअर होते जा रहे थे कंट्री साइड के, क्योंकि अब ओपन लैंड्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, उनके पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स थे, ठीक है। तो यहाँ हियर्स अ क्वेश्चन कमिंग अप, why was it difficult for the new merchants to set up business in towns? तो आंसर is
This was because here urban crafts and guilds were powerful. Number two यहाँ से है. These were associations of producers and trained craftsmen. यहाँ से तीसरा point, they maintained control over the production. Then next point, from here they regulated competition and prices. Then next, they restricted the entry of new people into the trade. Next, rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products. Till here there are 6 points. Then next question coming up in the next paragraph. Question is here. Why did the countryside poor peasants and artisans began working for merchants? आखिर ये कंट्री साइड के पुअर पेजेंट्स और आर्टिजन्स ने मर्चेंट्स के लिए वर्क करना क्यों शुरू कर दिया? सो नंबर 1 पॉइंट, this was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. Number 2, cottagers and poor peasants who had earlier depended on the common land for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay and straw, had now to look for alternative sources of income. Number 3, many had tiny plots of land which could not provide work for all the members of the household. And so when the merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasant household eagerly agreed. Next point, 4th point, by working for them, for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate the small plots. The next point, income from the proto-industrial production supplemented the shrinking income from cultivation. And next point, it also allowed them fuller use of their family and labor resources. So we have full 6 points. Then in this paragraph, we will study about proto-industrial system. आखिर ये proto-industrial system क्या था? It was a part of network of commercial exchanges. क्या था? ये व्यापारिक exchanges का एक तरीका था. ठीक है, तो इसमें क्या था कि पहले I will explain it to you from this and then I will also send you a picture which I have made myself, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो क्या था कि सबसे पहले क्या किया था प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में? क्या होता था, जो मर्चेंट्स थे दे वर बेस्ड इन टाउन्स, पर वो काम कहाँ करना चाहते थे? मोस्टली इन कंट्री साइड. तो फॉर एग्जांपल जैसे एक मर्चेंट क्लॉथियर था, एक कपड़े का व्यापारी जो था इंग्लैंड में, वो क्या करता था? सबसे पहले परचेज करता था वूल फ्रॉम द वूल स्टेपलर, फिर उसको वो स्पिनर्स के पास ले जाता था यार्न या थ्रेड स्पिन करने के लिए. फिर वो यार्न जो था वो किसके पास ले जाया जाता था? वीवर्स के पास, फिर फुलर्स के पास और फिर डायर्स के पास ले जाता. उसके बाद फिनिशिंग कहाँ होती थी? फिनिशिंग वॉज डन इन लंडन, एक्सपोर्ट होने से पहले. ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आ रहा है वेरी शॉर्ट का. नेम द फिनिशिंग सेंटर ऑफ यूरोप. तो लंडन was the finishing center of Europe. So we have completed this part, but before completing देखो कि each stage of production में 20 to 25 workers employed होते थे. मतलब जैसे स्टेपलर 20 हों, फिर आगे जो फुलर्स हैं हो सकता है 15 ही हों, डायर्स हों हो सकता है वो 22 हों 23 हों. तो ऐसे अलग अलग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में 20 से 25 वर्कर्स काम करते थे मर्चेंट के नीचे. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मेंट दैट ईच क्लॉथियर वाज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज. सो द लेसन इज कंप्लीट.